हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं ज्योग्राफी का, और देखते हैं कि इसमें भारत की अवस्थिति कहां से कहां तक है। शुरू से आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और आप लोगों को लास्ट तक ले जाएंगे। आज आप लोगों को इंडिया से घुमाते हुए पूरा वर्ल्ड तक ले चलेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ घूमना है वो भी घुमाएंगे आप लोगों को। और आज अभी इंडिया में ही घूमेंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ घूमेंगे देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। चलिए, कुछ पहले तो हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं, भारत के बारे में अपने जानते हैं कि भारत कहाँ है विषुवत रेखा पे। भारत की स्थिति हमारे पृथ्वी पर कहाँ पे पड़ रहा है। ये हमारा धरती हो गया, पृथ्वी। और इसमें देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक हम लोग चल सकते हैं इसमें। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा इसको बोलेंगे। और ये हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री साउथ। समझ गए आप लोग? तो इसके अनुसार हमारा भारत यहाँ पे इस ग्लोब में, इस इंडिया में हमारा भारत कहाँ पड़ेगा देखते हैं, और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारा भारत इस पे कहाँ पे है ग्लोब पे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये मानक समय ग्रीनविच लाइन है ये, और हमारा भारत कहाँ पड़ता है। चलिए, ये हमारा भारत हो गया, समझ गए? ये हमारा भारत हो गया। तो यहाँ हम लोग पहले देखें कि 0 डिग्री से यहाँ तक, मतलब कि कन्याकुमारी तक, 0 डिग्री से कन्याकुमारी तक, ये मतलब कि कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर हमारा भारत स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा भारत, इसका 876 किलोमीटर ये हो जाएगा, समझ गए? और 876 किलोमीटर तो ये हो गया, लेकिन यदि यहाँ पे है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक, तो अंडमान निकोबार कन्याकुमारी से और थोड़ा सा दक्षिण में पड़ जाता है, साउथ में। तो इसका दूरी कितना है? इसका दूरी हो जाएगा हमारा 756 किलोमीटर इसका, या 756 या 753, ऐसे दोनों देता है। तो यहां से यहाँ पे हम लोग से लिख सकते हैं
तो ये हो गया कन्याकुमारी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर आप लोगों को, ठीक है। और देख लीजिए अंडमान निकोबार विषुवत रेखा से चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई देगा, हाँ। इसका कितना दूरी पड़ जाता है हम लोगों को? तो ये 753 किलोमीटर, ठीक। ये 753 किलोमीटर हमारा दूरी पड़ जाता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि हमारा भारत कहाँ है, और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। इसलिए मैंने यहाँ पे चतुर्भुज बनाया। इसलिए चतुर्भुज बनाया कि जो भारत की स्थिति है हमारा चतुर्भुजाकार है। देखिए जैसे कि 4 कोना है, 1 2 3 4, चतुर्भुजाकार है हमारे भारत की स्थिति, ठीक। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि ये इसका कहाँ पे हमारा भारत है और इसकी स्थिति कहाँ पे है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों को। अब चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं कि भारत में हम लोग कुछ एंट्री करते हैं। हमको सादा मैप लाना चाहिए था, लेकिन सादा मैप है नहीं, देखते हैं है क्या। हाँ चलिए ठीक है इसको। इसको लेकर चलते हैं। चलिए ठीक है, पहले तो देखते हैं कि हमारा भारत में कर्क रेखा जो बताए थे 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो कहाँ से गुजरता है। चलिए देखिए ये गुजरता है ऐसे, ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, समझ गए। तो ये कितना राज्य से गुजरता है? तो ये हमारे भारत के 8 राज्य से गुजरता है। चलिए ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं, और रुकिए इसको हटाते हैं। इसको पहले हम लोग कुछ जानते हैं, भारत की अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है, कितना डिग्री पे है भारत, ये हम लोग पहले देखते हैं। तो भारत कितना डिग्री पे है ये हम लोग पहले देखते हैं कि भारत कितना डिग्री पे स्थित है। तो चलिए ये हमारा देखिए, ये हमारा देशांतर हो गया और ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? अक्षांश रेखा हो गया।
तो ये कितना डिग्री पे गुजरता है? तो हमारा देशांतर जो है, देशांतर रेखा, जो कि सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण है। कच्छ के रण में सबसे वहां पे गुहार मोती एक जगह है, ये है गुहार मोती। गुहार मोती इसको बोलेंगे। कच्छ के रण में गुहार मोती जगह है, ये सबसे लास्ट बिंदु है पश्चिमी छोर का, भारत के पश्चिमी छोर का सबसे अंतिम बिंदु है। और यहाँ पे है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। वहां पे कौन सा गांव है आप लोगों को? तो वहां पे गांव पड़ जाएगा आप लोगों को, डोंग गांव पड़ जाएगा। गुहार मोती और ये पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, किबुथु जिला है, वहां पे डोंग गांव पड़ जाएगा। ये डोंग गांव पड़ जाएगा हम, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरब से, पश्चिम से पूर्व की ओर है। चलिए ठीक। और भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण है, ये हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा कौन सा? इंदिरा कौल। ये हमारा उत्तरी बिंदु हो गया। तो ये हमारा पश्चिमी बिंदु, ये ग्लोब पे ये हमारा भारत हो गया। चलिए ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो जैसे कि इस बीच में भी तो लाइन होगा ना? ओ यार, ये 1 मिनट, थोड़ा सा इसको टच कर रहा है, बोल रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है।
चलिए ठीक है, देखते हैं। यानी देखिए, ये अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया। तो हमारे पृथ्वी पे अक्षांश कितना होता है, आप लोगों को एक ये भी बता देते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया। तो अक्षांश कितना होता है, 0 डिग्री से अक्षांश रेखा और अक्षांश 2 होता है। तो देखिए अक्षांश रेखा कितना होता है, तो मानते हैं कि यहां से 90 गो इधर हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। तो यहां से 0 डिग्री से हम लेते हैं तो 90 डिग्री इधर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक, तो अक्षांश में कितना हो जाएगा, अक्षांश रेखा और अक्षांश, देखिए अक्षांश में क्या हो जाएगा कि अक्षांश में ये एक 90 डिग्री और ये एक 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री ये हो गया ना, ये तो 90 डिग्री से कम होगा, 89 ही होगा ना, ये भी 89 होगा, ये 89 हो जाएगा इसको, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 89 डिग्री, और ये कितना रेखा हो जाएगा, ये भी 89 और ये 90। तो देखिए 90, 90 और ये 89, तो चलिए 90 हो गया। तो ये देखते हैं कि ये तो एक पॉइंट हो जाएगा, यहां तो एक पॉइंट हो जाएगा ना, यहां से तो ये लास्ट पॉइंट है, तो इसको तो एक पॉइंट माना जाता है। तो इसके चलते क्या बोला जाता है कि ये अक्षांश हो गया। अक्षांश कितना हो जाएगा, तो रेखा ये हो जाएगा और अक्षांश में दो जुट जाएगा, ये 90 डिग्री दोनों जुट जाएगा पॉइंट वाला, तो अक्षांश इसको बोलते हैं। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री साउथ है और 90 डिग्री नॉर्थ है। अब प्लस में एक 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 90 180 प्लस 0, ये 181, ये अक्षांश हो जाएगा। यदि इसी में क्या करेंगे कि दो लाइन घटा देंगे, 90 अक्ष, ये तो रेखा नहीं ना है, ये तो पॉइंट बन जाता है। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट यदि हम घटा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ये तो रेखा नहीं हो पाएगा ना। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री -2 कर देते हैं, तो ये 179 हो जाता है। अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा 179। ठीक है, अक्षांश रेखा कितना हो जाता है तो 179। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कहां पे है। तो हम तो बता दिए कि यहाँ पे कितना पड़ रहा है 876 किलोमीटर ये पड़ रहा है, और यहां से कितना पड़ रहा है 753 किलोमीटर। ठीक है, अंडमान से कन्याकुमारी से 876 किलोमीटर पड़ रहा है विषुवत रेखा। अंडमान निकोबार का जो पिग्मिलियन पॉइंट है, या उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, उसको बोलेंगे, वो कितना है तो 753 किलोमीटर। चलिए ठीक है, वो तो हम पिछले पेज पर बताए हैं। अब हमारा भारत के बीच, अब भारत की स्थिति क्या है, तो ये जो रेखा है, ये रेखा कितना डिग्री का है और ये रेखा कितना डिग्री का है। चलिए इसी में आ जाता है ये देशांतर रेखा। ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। ठीक, तो ये तो अक्षांश रेखा हो गया, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ है, हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। तो हमारा देशांतर रेखा पे भारत कहाँ स्थित है,
हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो ये पॉइंट और आप लोगों को ये पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु और पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु कहाँ कितना डिग्री पे स्थित है, हम लोग ये देखते हैं। तो हमारा पश्चिमी बिंदु कितना पे है, ये हमारा पश्चिमी बिंदु, देखिए पहले तो उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु लेके चलते हैं, तो 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे ये है यहाँ पे कन्याकुमारी, और वो कितना जो हो जाएगा पे, ये क्या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल कितना हो जाएगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट ये हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा पश्चिमी बिंदु, देखिए उत्तरी बिंदु तो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी बिंदु कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन पश्चिमी बिंदु कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। अब पूर्वी बिंदु कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ये हो जा रहा है पूर्वी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए ठीक है, यहां तक तो हम लोग देख लिए कि भारत की स्थिति हमारे ग्लोब पे कहां पे है, ठीक है। अब ग्लोब पे यहां पे है, अब आगे देखते हैं कि इसमें हमारा कर्क रेखा कहां पे है, ठीक है, और कर्क रेखा कहां कहां से गुजरता है हमारे भारत में, तो ये तो हमारा 37 डिग्री होगा, ये यहाँ पे नॉर्थ है 37 डिग्री नॉर्थ है, तो ये बीचों बीच गुजर रहा है, तो यहीं से गुजरेगा और ऐसे यहां से ऐसे होते हुए यहां तक चला जाएगा, तो ये हमारा कर्क रेखा हो जाता है 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा ये हमारा हो गया, ठीक। इतना तो हम लोगों को भारत की स्थिति आप लोगों को बता दी कि हमारे ग्लोब पे हमारा भारत कहां पे है, ठीक है। और कर्क रेखा बीचों बीच कहां कहां से गुजरता है, और ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं तो कितना डिग्री पड़ रहा है, और नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो कितना डिग्री पड़ रहा है। चलिए ठीक, ये तो हम लोग बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चलेंगे। चलिए और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कि नॉर्थ से साउथ तक इसका कितना किलोमीटर स्थिति है, नॉर्थ से साउथ तक इसका कितना किलोमीटर ये पड़ता है। यहां से हम लोग यदि यात्रा तय करते हैं इंदिरा कॉल से, तो कन्याकुमारी तक आते आते हमारा कितना किलोमीटर पड़ता है, तो ये हमारा पड़ जाता है 3200, नॉर्थ से साउथ जाने पे 3214 किलोमीटर ये पड़ता है हमारा, ठीक है। यदि हम इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं तो हमारा 3214 किलोमीटर पड़ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि यदि हम किब्यूथू से डोंग गांव से हम लोग आते हैं कच्छ के रण में, कच्छ के रण में आते हैं गुहार मोती तक, तो यहाँ गुहार मोती तक आने में ये कितना दूरी तय करता है, तो ये हमारा करता है, ये लाइन है, क्या बोलते हैं इसको, साउथ से ईस्ट से ईस्ट से वेस्ट, ये कितना दूरी तय कर जाएगा, तो 2900 कितना दूरी तय कर जाएगा, 2933 किलोमीटर ये दूरी तय करता है, 2933 किलोमीटर ये 2933 किलोमीटर हमारा दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए ये तो इतना जान लिए। यदि अब देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है ये देखते हैं, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया, भारत का हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 32 87 200
वर्ग किलोमीटर है। ये 32 कितना आप लोग देख लीजिए, जोड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है। 32,87,263 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 32,87,263 किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। अब चलते हैं कर्क रेखा के बारे में, कि कुछ कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज लेते हैं अब। लिखवाते, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन कराना है, इसके चलते हम आप लोगों को लिखवाएंगे नहीं। जो मैं बैच लाऊंगा सैटरडे को, एक मैं स्टार्ट करूंगा सैटरडे को, सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मेरा थ्योरी का क्लास चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन थ्योरी का क्लास मैं लूं, लेकिन देखते हैं कितना तक सक्सेसफुल हो रहे हैं हम इसमें। तो चलिए ठीक है, देखिए आते हैं हमारा कर्क रेखा के बारे में। चलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा से, तो उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो इसको देखते हैं कि यह कितना राज्य से गुजरता है। ये गुजरता है हमारे 8 राज्य से, हमारे 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सूर्य पहला नंबर, कि यहाँ पे सूर्य कब लंबवत आएगा, सूर्य कब लंबवत यहाँ पे आएगा। यदि हमारा पूर्व में सूर्य जब निकल रहा है, तो इसको ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम सूर्य को चमकाते हैं, तो सूर्य यहाँ पे कब आता है, तो 21, यहाँ पे सूर्य आएगा 21 जून को। तो अभी लिखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये कितने राज्य से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो एक ये हो गया कौन सा, गुजरात। ये दूसरा हो गया राजस्थान आप लोगों को। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश है। चौथा क्या हो जाएगा आप लोगों को, अच्छा ये तो छत्तीसगढ़। अच्छा ये मैप सही नहीं है, ये आप लोगों का मैप सही नहीं है, इसलिए कि ये उस समय का है मैप जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, और छत्तीसगढ़ भी। तो इसको चलते हम इसको डिलीट करते हैं, लाते हैं दूसरा मैप। चलिए इसको लेकर चलते हैं हम लोग।
चलिए ठीक है, ये कर्क रेखा हमारे भारत के राज्य से 8 राज्य से गुजरता है। चलिए ठीक है, कौन कौन है देखते हैं। पहला नंबर ये हो गया आप लोगों का गुजरात, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को उसमें हम पूरी तरह लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट से लेकर चल रहे हैं। तो 8 राज्य से गुजरता है ये देखा है। और चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा तटीय रेखा जो है भारत का कितना कितना राज्य तटीय रेखा गुजरता है। तो देखिए हम लोग यहां से चल रहे हैं तटीय रेखा से, तो यहां से यहां तक चल रहे हैं ना, यहां तक चल रहे हैं यहां तक। तो हम लोग मानते हैं कि ये हमारा तटीय रेखा भी 9 राज्य से और 4 यूनियन टेरेटरी से, 3 यूनियन टेरेटरी से, 4 यूनियन टेरेटरी से गुजरता है। तो देखिए ये 9 राज्य कौन कौन सा है। ये तो ये गुजराती हो गया, दूसरा क्या हो गया महाराष्ट्र, तीसरा क्या हो गया गोवा, ये गोवा हो गया, चौथा कौन सा हो गया कर्नाटक, पांचवा कौन सा हो गया केरल, छठा कौन सा हो गया तमिलनाडु, सातवां कौन सा हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां कौन सा हो गया उड़ीसा और 9वां कौन सा हो गया वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये 9 वो राज्य से हो गया। यूनियन टेरेटरी कौन कौन सा है आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पे है दादर एवं नगर दमन और दीव। दमन का जो है यहाँ पे सिर्फ दमन और दीव का ही सीमा लगता है, लेकिन दादर का नहीं लगता है। दादर अंदर पड़े थोड़ा सा यहाँ से है, तो दमन और दीव का सीमा लगता है। तो एक दमन और दीव हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा लक्षद्वीप, दूसरा लक्षद्वीप हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा पुडुचेरी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है मोहे। ठीक, तीसरा चौथा कौन सा हो जाएगा आप लोगों को हाँ अंडमान निकोबार। चौथा कौन सा हो गया अंडमान। तो टोटल यूनियन टेरेटरी वाला यूटी वाला कौन सा लगता है, यूटी का कितना सीमा लगता है, यूटी 4 सीमा लगता है यूटी का समुद्र तट से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, भारत कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है। देखिए कितने राज्य तट रेखा पे स्थित है, तो हम अभी आप लोगों को गिनवाए हैं 9 राज्य तट रेखा पे स्थित हैं। आप लोग लिख सकते हैं या तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा राज्य स्थित है तट रेखा पे, या तो हम देखिए हम बोल देते हैं। पहला नंबर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। देखिए महाराष्ट्र नहीं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 9 गो राज्य हम बोले थे, 9 राज्य गिनवा दिए। यूनियन टेरेटरी में आप आइए दमन और दीव, चलिए ठीक, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप और उसके बाद अंडमान, 4। तो 9 4 13 गो आप लोगों को गिनवाए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। कर्क रेखा पर नहीं सॉरी, अब देखते हैं कि इसमें कि ये 8 राज्य से गुजरता है, और देखिए देखेंगे कि इसकी कितनी दूरी भारत से तट रेखा का है और गुजरात का कितना दूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्थिति हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए गुजरात तो हम लोग बताए तो सबसे बड़ा, देखिए ये यदि हम लोग स्टेट में लेंगे, राज्य में लेंगे, तो सबसे बड़ा गुजरात का तटीय सीमा लगता है 1215 किलोमीटर। लेकिन ये पुराना डाटा हो गया, नया डाटा भी हम लोगों को बताएंगे, लेकिन ये पुराना डाटा हो गया। चलिए ठीक,
और यूनियन टेरिटरी मिलेंगे तो गुजरात से भी बड़ा टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का सीमा लगता है अंडमान निकोबार का, उसका लगता है 1962 किलोमीटर। ये भी पुराना डाटा के अनुसार है। ठीक है, अब आप लोगों को नया डाटा के अनुसार एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग नया डाटा के अनुसार आप लोग बताइएगा कि यूनियन टेरिटरी का सीमा मतलब कि कितना कितना दूरी किलोमीटर है। ठीक है, और ये गुजरात का कितना किलोमीटर तटीय रेखा लगता है नया डाटा के अनुसार, या तो मैं फिर कल हम आप लोगों को बताऊंगा या आज भी बता सकता हूं। चलिए ठीक है, और देखते हैं किस किस का लगता है, ये तो बता दिया आप लोगों को। और सबसे ज्यादा किसका लगता है, गुजरात का 1215 किलोमीटर लगता है। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा किसका लगता है, गोवा का सबसे छोटा लगता है, गोवा का कितना लगता है 101 किलोमीटर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ये गुजरात का बोले हैं हम आप लोगों को। ठीक, गुजरात का ही बोले हैं। गुजरात का देखिए, नया डाटा के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि नया डाटा क्या है, तो नया डाटा 21 नहीं 23-24 के अनुसार न्यू डाटा न्यू डाटा के अनुसार हमारे भारत की कुल तटीय दूरी कितनी है, तो आप लोग कितना है तो आप बता सकते हैं। मतलब कि शायद देखिए हमको डाटा याद आ रहा है 106 कुछ 106 शायद यही होगा, 1,06,160 किलोमीटर, 1,06,160 किलोमीटर, ये शायद सही है। शायद आप लोग, हमको जहां तक याद रहा है कि 1,06,160 किलोमीटर हमारा न्यू डाटा के अनुसार भारत का तटीय दूरी है। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए, और आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है। ये तो हम लोग पढ़ लिए गुजरात का, और आप लोग बताइए गुजरात का तटीय रेखा, कल आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि न्यू डाटा के अनुसार गुजरात का तटीय रेखा कितना किलोमीटर है। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में भारत के किस राज्य से, किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए ठीक है, इसमें त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। आप लोगों को मैप के अनुसार हम शुरू में ही समझाए हैं, आप लोग बैक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मणिपुर देखिए कौन कौन सा राज्य से गुजरता है कर्क रेखा। पहला नंबर गुजरात, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर छत्तीसगढ़, पांचवा नंबर झारखंड, छठा नंबर छठा नंबर पश्चिम बंगाल, और सातवां नंबर कितना हो जाएगा त्रिपुरा, आठवां नंबर मिजोरम। 8 राज्य से गुजरते हैं और 8 राज्य का हम नाम आप लोगों को बता दिए। चलिए ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरते, जैसे कि मिजोरम के ऊपर ही मणिपुर है, इसीलिए ये दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके द्वारा अलग किया जाता है। चलिए ठीक है, ये तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिग्री अलग किया जाता है, ये सबको मालूम है इसमें कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए ठीक है, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, इस पे कितना द्वीप है आप लोग बता सकते हैं क्या, इस पे कितना द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में कम से कम हमारा नहीं होगा तो 500
72 छोटे बड़े 572 छोटे बड़े द्वीप है, ठीक है। और 572 तो ये हो गया इसका मुख्य स्थल से। चलिए ठीक है, देखते हैं और कि अंडमान निकोबार से आप लोगों को मैप के अनुसार दिखाते हैं। चलिए ठीक है, मैप के अनुसार हम लोग देख लिए। यहाँ हमारा है यहाँ पे है अंडमान निकोबार, ये हमारा 10 डिग्री चैनल हो गया। चलिए ठीक है, इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। और चलिए देखिए यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से मतलब कि मान लीजिए कि तमिलनाडु से यहाँ कन्याकुमारी अंडमान निकोबार की दूरी कितनी है, तो करीब करीब एवरेज हो जाता है 220 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ जाता है, ठीक है। 220 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ जाता है। चलिए ठीक है, और ये यहां देखिए ये यहां पे है इंदिरा पॉइंट, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, ठीक है। और ये भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, सुदूर दक्षिणी बिंदु है। ये भारत की कौन से सुदूर दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या होते हैं, अंडमान निकोबार में सालों वर्षा होती है, एक टाइम नहीं, सालों वर्षा यहाँ अंडमान निकोबार में सालों वर्षा होती है। ये और यहाँ का जलवायु कैसी है, तो उष्ण और आर्द्र दोनों है। यहाँ गर्मी भी है और आर्द्र भूमि, मतलब वर्षा होने के चलते यहाँ पे नमी भी रहता है, अच्छा खासा यहाँ पे इस क्षेत्र में नमी रहता है। जैसे कि ऐसे यहाँ से हमारा बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून चलेगा तो अंडमान निकोबार में ही पहुंचेगा, और ऐसे करके म्यांमार में ही पहुंचेगा, और चलते चलते यहां से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जगह हमारा मतलब कि बारिश होगा। और यहां से फिर घूम के बारिश से मेघालय, यहाँ गारो, खासी और जयंती तीनों एथी से निकल, तीनों पहाड़ी से घूमकर और ऐसे करके हमारा भारत में मानसून बिहार, यूपी करते करते दिल्ली तक पहुंचता है, और अरब सागर से भी ऐसे करके हमारा दिल्ली तक मानसून पहुंचता है। चलिए ठीक है, उधर तो हम लोग बाद में चलेंगे, लेकिन इसको हम लोग समझ लिए कि पिगमिलियन पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और देखिए अच्छा देखिए ये तो 10 डिग्री हो गया। और चलिए ठीक है, यहाँ पे मालदीव है और मनिकाय है, मालदीव और मनिकाय, यहीं पे मनिकाय है। तो इन दोनों को, मनिकाय और मालदीव के, यहां पर लिख सकते हैं चलिए ठीक है, मनिकाय और मालदीव को कौन अलग करता है, कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसका अलग करता है हमारा 8 डिग्री, इसको 8 डिग्री करता है। या ये भी बोल सकते हैं कि कन्याकुमारी और मालदीव और कन्याकुमारी को भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तो अलग अलग तरीका है,
एग्जामिनर का। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, यदि पूछना होगा तो कन्याकुमारी भी दे देगा और मालदीव मनिकाय भी दे देगा, तो दोनों में से कोई भी दे सकता है। दोनों इंडिया का ही भाग है, कन्याकुमारी भी और मनिकाय भी इंडिया का ही भाग है। तो और मालदीव अलग देश है, यहाँ पे मालदीव है अलग देश है। चलिए ठीक है, और देखते हैं कि देखिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाता है, दो सीमा बनता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोनों सीमा का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उजागर करते हैं, तो दोनों सीमा का उजागर करते हैं। तो यहाँ से ये तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच मेन जो सीमा होता है रेड क्लिफ हो जाता है। और यहाँ पे एक सर्करिक रेखा है जो सिंधु सिंधु नदी घाटी का ये डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है सिंधु नदी घाटी का। तो ये सर्करिक इसको बोलते हैं, या 24 डिग्री। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। चलिए ठीक, और देखते हैं ये श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा अलग कौन कौन अलग करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को पाक की खाड़ी। यहाँ पे मतलब देखिए ये आप लोगों को आ जाइए नॉर्थ में आ जाइएगा, तो पाक के भारत श्रीलंका के बीच में नॉर्थ में आइएगा तो पाक की खाड़ी है, और यहीं पे है कौन सा एक जलडमरू है। उस जलडमरू का नाम क्या है, उस जलडमरू का नाम क्या है आप लोगों को? किसी को मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बतेबे करेंगे। ये आप लोगों को बताना है कि आप लोग इस जलडमरू का क्या नाम है। चलिए ठीक, इस जलडमरू का आप लोगों को नाम बताना है कि यहाँ पे कौन सा जलडमरू है, नहीं तो हम फिर लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। चलिए ठीक है, ये तो पाक की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जलडमरू है, वो बताइएगा आप लोग कि कौन सा है। चलिए ठीक है, और देखते हैं भारत और चीन के बीच में कौन कौन सा तो मैकमोहन रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितना है तो डुरंड रेखा है जो 106 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। भारत का उत्तर और दक्षिणी विस्तार। चलिए ठीक है, हम आप लोगों को बताएं कि उत्तर और दक्षिणी विस्तार और पूरब और पश्चिमी विस्तार कितना है। तो देखिए 3214 किलोमीटर उत्तर और दक्षिणी विस्तार है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। ये 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम आप लोगों को बताए हैं, और नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण बताए हैं 3214 किलोमीटर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, और ये भी देख सकते हैं कि इस दोनों का तो दूरी देख लिए, और एक चीज बताइए कि भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का स्थान बीच में मतलब कि विश्व में कितना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों की अच्छा हाँ, द्वीपों भारतीय की मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अच्छा, अरब सागर में जो द्वीप है लक्षद्वीप है अरब सागर में, वो किस चीज की बनी हुई है। इसका कहने का मतलब है कि उसकी विशेषता क्या है, वो किस चीज की बनी है। तो ये सभी है कोरल और मूल की ये इसकी विशेषता है। चलिए ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं पढ़ने के लायक है, इसको कोरल और मूंग क्या है बताएंगे आप लोगों को आगे चल के कभी। भारतीय मानक समय 82 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हाँ देखिए, ये आप लोगों को हम क्वेश्चन बताए हैं, और इसमें और कुछ अच्छा चीज बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, मध्य प्रदेश गुजरता है, लेकिन तमिलनाडु नहीं गुजरता है। आप लोगों को मतलब मैप के अनुसार दिखाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए मैप के अनुसार आते हैं। चलिए
पिछला क्वेश्चन में हम लोगों को हम पूछे थे आप लोगों को कि यहाँ तो पाक की खाड़ी है, यहाँ तो पाक की खाड़ी है नॉर्थ में, यहाँ पे कौन सी है बताइए आप लोग, किसी को मालूम है? चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। 82.5 डिग्री मानक, भारतीय मानक समय। तो देखिए हमारा भारतीय मान 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय है, जो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पे पड़ता है, जो कि एक हम ये बना के मैप बना के फिगर बना के आप लोगों को समझा सकते हैं। चलिए हमारा ये इंडिया हो गया। चलिए ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन इसके बीच में क्या है कि हमारा 82.5 डिग्री हम इसको मानते हैं। चलिए ठीक है, 82.5 डिग्री ना 82 डिग्री 30 मिनट हम इसको मानते हैं ये रेखा को। तो ये रेखा हमारे भारत के किस किस राज्य से गुजरता है, जबकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जाइएगा तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं पूरब में, ईस्ट में 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। यदि यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पे हमारे यहाँ कितना बजेगा 82.5 डिग्री पे, तो 5:30 बजेगा यहाँ हमारे यहाँ 82.5 डिग्री पे भारत में 5:30 बजेगा। यदि यहाँ लंदन में 12 बज रहा है, लंदन से ये गुजरता है, तो सोचिए कि भारत में कितना बजेगा, तो 5:30 बजेगा। चलिए ठीक, और इसको देखते हैं आगे। चलिए ठीक है, ये चीज तो हो गया। तो हमारा ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ये हमारा भारत के यूपी में, जो कि मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर के बाद नैनी है, प्रयागराज के बाद प्रयागराज के पास नैनी है। ये हमारा गुजरता है। चलिए ठीक है, साढ़े 82 डिग्री
मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब कि ग्रीनविच लाइन से है हमारा 82.5 डिग्री। चलिए ठीक, और आगे देखते हैं कि ये चीजें कितने राज्य से गुजरता है हमारा। तो ये हमारा गुजरता है, पहला नंबर तो भारतीय मानक समय 5 राज्य से, हमारा भारत के 5 राज्य से गुजरता है। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये कौन कौन सा राज्य है, देखिए पहला नंबर तो यूपी, दूसरा नंबर कितना है एमपी, तीसरा नंबर क्या है छत्तीसगढ़, चौथा नंबर क्या है उड़ीसा, पांचवा नंबर क्या है आंध्र प्रदेश। 5 को गिनवाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे आके आके आप लोग देखिए कि एक है यूपी, दो है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा क्या है आंध्र प्रदेश। पांचवा है आंध्र प्रदेश। चलिए ठीक, आप लोगों को ये बता दिए 5 गो। चलिए ठीक है, और देखते हैं कि इसका क्या स्थिति है। चलिए ठीक, और ये कहां कहां से गुजर, देखिए अब ये तो 5 राज्य से गुजरता है, और देखिए कि ये कर्क रेखा है, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, कहां पे जाके एक दूसरे को काटता है। कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे को ये कहां काटेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये कहां काटेगा। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला है। सूरजपुर जिला में कौन सा गांव है, भैंसा मुंडा एक गांव है, भैंसा मुंडा। यहां से यहां पे ये कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट जो है कि एक दूसरे को हमारे भारत में सूरजपुर जिला के भैंसा मुंडा गांव में ये काटता है एक दूसरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किस स्रोत से देश में जल संसाधन संभवतः सर्वाधिक है। चलिए, जल संसाधन हमारे देश में सबसे जल का संसाधन सबसे ज्यादा का मतलब कि कहां पे है, कैसे ये देखना, ये क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल संसाधन अधिक है। तो देखिए है अधोभौमिक, मतलब कि भूमि के अंदर है, या सतही जल, या ग्लेशियर, या बांध, या जलाशय। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सतही जल। आप लोग इसको बोल सकते हैं कि सतही जल है, जैसे कि हो गया छोटा छोटा झील हो गया, छोटा छोटा झील, बांध और जलाशय भी इसी में सतही जल में ही आएगा। सतही जल में भी बांध और जलाशय ये भी आएगा। ठीक, झील हो गया, नदी हो गया, जलाशय हो गया, ये सब चीज इस सतही जल में ही आएगा। इसलिए कि जो पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो सब सतही जल में भी आएगा। ठीक है, लेकिन ग्लेशियर नहीं आएगा। ग्लेशियर तो पहाड़ों पे होता है, जो कि एक बर्फ द्वारा पिघला हुआ पानी है ग्लेशियर, तो ये नहीं होगा। लेकिन बांध जलाशय सतही जल पे आ जाएगा। लेकिन ये भी है कि यदि यदि हम ऊपर पहाड़ पे जा बांध और जलाशय बना रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। जो कि प्लेन भूमि पे जो भी ग्लेशियर है, सॉरी सतही जल है, उसको हम लोग नदी, जैसे है कि नदी अपना बह रही है, चल रही है, तो वो चीज सतही जल पे आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। पाक जल डमरू भारत अच्छा भारत से को अलग करता है। अच्छा, पाक जल डमरू भारत और किसको अलग करता है, ये बोल रहा है। किसको बोलते हैं, यहाँ पे किसको लिख दीजिएगा।
किसको अलग करता है? किसको अलग करता है? तो पाक जलडमरू हम आप लोगों को बताए हैं किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, पाक जलडमरू किसको किसको अलग करता है हम आप लोगों को बताए हैं कि किसको किसको अलग करता है। तो आप लोग भारत श्रीलंका को अलग करता है। चलिए ठीक, और आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए मैप के अनुसार हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को कि पाक जलडमरू पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे और इस क्वेश्चन में भी बता रहे हैं आप लोगों को कि पाक जलडमरू कहाँ पे है। तो आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे पाक जलडमरू है। ठीक, पाक जलडमरू कौन सा है? यहाँ पे पाक जलडमरू है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा, मतलब कि यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? एक खाड़ी पड़ता है, तो ये कौन सा पड़ता है? मन्नार की खाड़ी ये पड़ता है। चलिए हम लोग आप लोगों को बता दिए। चलिए ठीक है, पाक जलडमरू है जो कि या तो दो देश को अलग करेगा, दो भूमि को अलग करेगा और दो जलीय भाग को जोड़ेगा। कोई भी जलडमरू होता है तो दो भूमि को अलग करता है और दो जलीय भाग को आप लोगों को जोड़ता है। तो पाक जलडमरू किसको किसको जोड़ रहा है देखिए, और किसको किसको अलग कर रहा है। तो ये आप लोगों को भारत के तमिलनाडु मान लीजिए और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, लेकिन जोड़ किसको किसको रहा है? तो देखिए यहाँ पे है इंडियन ओशियन, मतलब कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये किसको किसको जोड़ रहा है पाक जलडमरू? इंडिया मतलब कि हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को जोड़ रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा निम्न हाँ, समुद्री तट रेखा निम्न राज्य का है। तो ये तो गुजरात को बताए हैं आप लोगों को, शुरू में ही बताए हैं, शुरू में बताए कि कितना है। तो इसका सबसे देखिए आप लोगों को बता देते हैं कि कितना है। सबसे इसका समुद्री तट रेखा कि 1219 किलोमीटर इसको हम आप लोगों को बताए हैं, करीब करीब 1219 किलोमीटर हम लोगों को समय के बताए। लेकिन पूरा मतलब कि ये पुराना डाटा के अनुसार, नया डाटा के अनुसार आप लोगों से पूछे, आप लोग बताइएगा और दोबारा ये भी कमेंट कीजिएगा कि भारत के नया डाटा के अनुसार भारत का कुल तटीय क्षेत्र कितना है। अंडमान निकोबार और ये क्या बोलते हैं, चारों यूनियन टेरेटरी, मतलब कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और यहाँ पे मालदीव और पुडुचेरी, तीनों चार यूनियन टेरेटरी और प्लस में 9 तटीय राज्य, चारों का मतलब कि तटीय रेखा कितना है किलोमीटर। तो देखिए ये तो हम लोग आप लोगों को बता दिए कि कितना है। मुख्य भूमि का देखिए, मुख्य भूमि का कितना है। तो मुख्य भूमि का आप लोगों का न्यू डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं, पुराना डाटा नहीं, न्यू डाटा के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कितना है। तो देखिए मुख्य भूमि का तटीय रेखा कितना है आप लोगों को, तो 7,000 7,775 किलोमीटर। ठीक है, नहीं 7,775 नहीं, सात हजार सात सौ तिहत्तर किलोमीटर। और ये जो हम लोग 4 यूनियन टेरेटरी है उसका कितना है, तो 3325 है।
ये रहा आप लोगों को। आप लोग इसको जोड़ के हमको बताइएगा कि कितना है, नहीं तो हम आइए आप लोगों को जोड़ते हैं। 5 3 8, 5 3 8, 7 2 9, 7 3 10, 7 3 10 1 11, 11,098.8 किलोमीटर ये हमारा भारत का तटीय राज्य का कुल मतलब कि यूनियन टेरिटरी प्लस ये मतलब यूनियन टेरिटरी प्लस मुख्य भूमि का सीमा इतना है हमारा 11,098 किलोमीटर हमारा पूरा तटीय क्षेत्र है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में अपनाई गई मानक समय रेखा। देखिए आप लोगों को बताए हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व। पश्चिम मत जाइएगा, कभी नहीं पश्चिम नहीं जाना है। हमारा भारत कितना कहाँ है तो पूरब पूरब में है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकता है कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो आप लोग सीधे जाइएगा उत्तर उत्तर और पूरब पूरब। कितना तो उत्तर में कितना है, नॉर्थ में कितना आ जाएगा आप लोगों को 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपको 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक। और नॉर्थ में हो जाएगा और ईस्ट में कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। ये हमारा भारत का स्थिति है, ठीक है, ग्लोब पर। तो ये अब आप लोगों को बताए हैं और ये हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व में ही गुजरता है। देखिए जबकि पूरब में ही है, दोनों इस उत्तर उत्तर और पूरब पूरब में ये पश्चिम और दक्षिण में जाए, कभी भूल के भी मत जाइएगा। यदि क्वेश्चन आ गया तो देखिए किस क्वेश्चन में उत्तर उत्तर और पूरब पूरब है, ठीक है। ये नॉर्थ से ये भी नॉर्थ और ईस्ट से ईस्ट। तो ये देखिए बोलेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और बताएगा ईस्ट में कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। मतलब पूरा पूरा उत्तर उत्तर और पूरा पूरब आप लोगों को जाना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें तो ये पूरब बताया तो पूरब भी होगा ईस्ट में। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है। आप लोगों को 8 राज्य बताए हैं और 9 राज्य से तटीय रेखा गुजरता है। आप लोगों को ये भी बताए हैं, ये तटीय रेखा हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट में स्थित है, कोरोमंडल तट स्थित है। देखिए कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है ना। चलिए ठीक है, इसकी मतलब कि देखते हैं कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है। तो कोरोमंडल तट आप लोगों को तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए ठीक है, और देखिए पूर्वी तट के 3 हिस्से में बांटा गया, पूर्वी तट को 3 हिस्से में बांटा गया। यदि हमारा भारत है यहां से तो इस तट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए देखिए ये हो जाएगा उत्कल तट, और ये हो जाएगा कौन सा, कोरोमंडल तट है। तट है, और ये हो जाएगा कौन सा तट आप लोगों को, ये हो जाएगा एक बताइएगा आप लोगों को उत्तरी सरकार तट है। देखिए ये उड़ीसा में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है। देखिए भारत में हम लोग बताते हैं कि ऐसे बताएं फर्स्ट में ही और ऐसे। तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ साउथ
और वेस्ट ईस्ट कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3214 और ये हमारा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक, बस नेक्स्ट क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आरोपित है, ये आरोपित है भारत पाकिस्तान की सीमा। इसके बारे में हम आप लोगों को कल या परसों कभी और कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा लेट हो रहा है। एक अच्छा फ्रांसीसी पुस्तकार, अच्छा हाँ चलिए ठीक है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन से शहर को, तो चंडीगढ़ को ये किया था, मतलब कि बनाया था, इसका मतलब चित्र मैप तैयार किया था। चलिए ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आरोपित सीमा है। चलिए ठीक, और देखिए ली क्या है, ली काबूजियर है जो चंडीगढ़ शहर का मैप तैयार किया था। और दिल्ली का कौन से किए थे, दिल्ली का भी किसी ने मैप तैयार किया था, मानचित्र तैयार किया था। वो कौन थे, एडवर्ड चलिए ठीक है, एडवर्ड लुटियन। ठीक है, और चलिए ठीक है, एक जयपुर का कौन कौन किए थे, तो विद्यासागर भट्टाचार्य। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। चलिए ठीक, ये आप लोगों को, और देखिए अच्छा ऊटी बसावपट्टनम है, सीढ़ीदार। देखिए ये है सीढ़ीदार। देखिए ये क्या है कि ऊटी तो पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे और रोड के किनारे जो कुछ भी शहर बसेगा या गांव बसेगा या खेती होगा तो वहां सीढ़ीनुमा ही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि कहीं जाइएगा, झारखंड में भी जाइएगा तो झारखंड में ज्यादा देखिएगा कि सीढ़ीनुमा खेती होती है और वहाँ खेत मतलब कि घर भी वैसे ही बसता है। या मुंबई में भी जाइएगा तो मुंबई का भी जो पहाड़ी है उसके किनारे जाइएगा, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे, तो वैसे ही मतलब कि सीढ़ीनुमा आदमी घर बना के या खेती करता है। खेती भी सीढ़ीनुमा ही होती है और रोड भी सीढ़ीनुमा ही होता है। तो चलिए ठीक है, इसका तो देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कोरी क्रीक या सर क्रीक, इसको बोलते हैं सर क्रीक या कोरी क्रीक या 24 डिग्री दिशांत 24 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखा किसको किसको, तो ये है कहाँ है, तो कच्छ के रण में है। ये विवाद है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद चल रहा है, अभी भी चल रहा है ये। और ये विवाद हुआ था सिंधु जल, जो सिंधु जल है, सिंधु नदी का जो जल गिरता है, जो डेल्टा बनाता है अरब सागर में। आइए मैप को थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सर क्रीक, ये हमारा सर क्रीक है, ये रहा हमारा सर क्रीक जो यहाँ से सिंधु नदी यहाँ पे ये आ रही है, सिंधु नदी तंत्र आ रही है जो अरब सागर में गिर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि 96 किलोमीटर का ये रेखा है यहाँ पे बना रहा है। और यहाँ इसी क्षेत्र में जो कि यहाँ अरब सागर के क्षेत्र में है, बहुत सारा मतलब कि मछलियों की सुविधा है। मछली मारने इंडिया से लोग उस साइड जाते हैं, कुछ तो पाकिस्तान का भी तो आगे चल के हिस्सा होगा और पाकिस्तान वाला इंडिया में आ जाते हैं। तो ये धरपकड़ होते रहता है और वो चीज चलते रहता है। लेकिन बट यहाँ पे है बहुत सारा खनिज तेल, ठीक ना, तो इसके चलते पाकिस्तान बोलता है कि इस रेखा में आधा मतलब कि ये रेखा मेरा है और इंडिया बोलता है कि ये रेखा मेरा है। लेकिन बट ये इंटरनेशनल कोर्ट के अनुसार यहाँ 90% क्षेत्र हमारा है, 90% भारत को दे दिया गया है इस क्षेत्र का और 10% ये पाकिस्तान को मिला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में कभी हम डिटेल में समझाएंगे। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन हो चुका है। चलिए सर क्रीक रेखा विवाद
अच्छा, सरकरी रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये तो अभी बताएं। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो आप लोगों को बताए लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती है। चलिए ठीक है, ये सिलवासा अब राजधानी नहीं रहा। सिलवासा राजधानी अब नहीं रहा। देखिए दादर, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव। अब इसका क्या मैटर है कि इन दोनों का शादी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों का शादी मोदी जी कराए थे 2020 में। तो 26 जनवरी 2020 को मोदी जी इन दोनों को शादी करवाए थे। मतलब बोले कि तुम दोनों एक हो जाओ। ये तो अलग थे और ये भी अलग थे। ठीक, लेकिन मोदी जी की अगुवाई में ये हमारा दादर नगर हवेली और दमन और दीव का शादी हुआ था। ठीक, और ये बोला गया कि दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली बोले कि चलिए जब हम अब दमन और दीव के मतलब हम ससुराल चलते हैं। तो अब ससुराल की ये है दादर और नगर हवेली, और ये बोले कि अब यहीं पे हम बसेंगे और ये हमारा घर द्वार होगा। तो इसका राजधानी क्या बना दिया गया? मोदी जी जब शादी कराए तो दोनों को शादी कराने के बाद जो मेन घर है ये लोग लिए, बोले कि अब नया घर में रहेंगे। तो नया घर कहाँ बना दिए? तो दमन में इन लोगों को बना दिए कि लीजिए आप लोग नया घर में रहिए, और इसकी राजधानी बना दिए दमन। चलिए ठीक है, अग्रताला और आइजोल। अग्रताला किसकी राजधानी है? आप लोग बता सकते हैं कि अग्रताला किसकी राजधानी है? तो अग्रताला किसकी राजधानी है? तो ये तो त्रिपुरा की हो जाएगा। और आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल किसकी राजधानी है? तो आप लोग बता सकते हैं कि आइजोल किसकी राजधानी है। तो ये है आप लोगों का मिजोरम की। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कितना है? और है भारत पाकिस्तान के बीच अच्छा कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ? तो ये हुआ है 3 बार। चलिए ठीक है, 1900 पहला हुआ है, प्रथम फर्स्ट युद्ध हुआ है 1947 में। सेकेंड वार हुआ है 1965 में। और थर्ड वार हुआ है कितना? 1999 में। चलिए ठीक है, ये कारगिल युद्ध और इसे जीता गया इसमें ऑपरेशन चलाया गया, विजय ऑपरेशन चलाया गया था। विजय ऑपरेशन चलाया गया था। और ये कब जीता गया था? ये कब जीता गया था? आप लोग बता सकते हैं ये कब जीता गया था? तो ये जानते हैं कितना दिन युद्ध चला था कारगिल युद्ध? ये पूरे 2 माह चला था। 2 माह चला था, यानी 60 दिन पूरे चला था हमारे कारगिल युद्ध। ठीक ना, इसमें कम से कम 650 ये करीब 680 गो हमारे सिपाही इसमें शहीद हुए थे। 680 सिपाही करीब हमारे देश के। अरे यार क्या लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, कितना हुए थे? 780 गो। चलिए ठीक, इसमें बलिदान दिए थे बहुत। मतलब कि एक टाइगर हिल था,
जो जम्मू कश्मीर में कारगिल में, तो उसको सबसे ज्यादा उसी को मान्यता दिया गया था कि वहां हम लोग कब्जा कर लेंगे तो सब जगह हम लोग कब्जा कर लेंगे, हम लोग की जीत हो जाएगी। तो इसमें चलाया गया था एलओसी को जीतने के लिए। यहाँ क्या हुआ था कि 1999 में कारगिल युद्ध में 1999 के आसपास जो कारगिल क्षेत्र था उसमें, जैसे कि वो अभी तो हमारे इंडिया के पास है कारगिल, तो क्या हुआ, और पीओके है तो पाकिस्तान के पास, तो वहां से सोचा लोग कि ठंडी का मौसम है, इसमें कुछ हम लोग कारगिल ले लेंगे ना, तो कारगिल ले लेंगे तो हम पूरा कश्मीर पे हम लोग कब्जा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने घुसपैठिया को, मतलब कि बहुत सारे घुसपैठियों और बंदूक लेकर, हथियार लेकर, वो लोग ठंडी में तो दोनों लोग को बोला जाता है कि ठंडी का जो मौसम आया तो आप भी पीछे हट जाइए और भारत भी पीछे हट रहा है। तो ये चीज समझौता हुआ था, बहुत बार समझौता हुआ, इस समझौते पे पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किया और इंडिया ने भी, लेकिन पाकिस्तान का तो पीछे से वार करने का आदत है, वो तो मतलब कि क्या बताए उसको, वो समझने वाला नहीं है। होता है ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा होता नहीं है, तो वही पाकिस्तान का स्थिति था। तो वो क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारा घुसपैठिए भेज दिया और कारगिल युद्ध में टाइगर हिल्स पे भी बहुत, मतलब कि अटैक, मतलब वहां पे कब्जा कर लिया। जब ठंडी के मौसम में हमारा भी सैनिक पीछे हट गए और उसका भी सैनिक पीछे हट गए, लेकिन हुआ क्या कि ठंडी के इतना वहां पे ठंडी पड़ता है कि ना हमारा जैकेट काम करेगा ना उसका जैकेट काम करेगा। लेकिन वो दूसरे देश ने वैसा जैकेट मंगाया था पहले से ही, और जैकेट मंगा के पूरा सैनिक को, जब ठंडी में हमारे सैनिक पीछे हटे तो घुसपैठिया चढ़ा दिया और उसके बाद वो क्या किया कि वहां पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब एक सैनिक को, मतलब कुछ सैनिक रखा जाता है वहां पे कि आप लोग निगरानी कीजिए कुछ घटना घट रहा है कि नहीं, तो जब देखा कि नहीं वहां पे बहुत सारा खुरखार हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, कुछ लोग है वहां पे पॉइंट पे, तो वो जाके देखने की कोशिश किया और नजदीक से, तो उसको क्या किया लोग कि उसको पकड़ के और उसको मार दिया, जाने ही नहीं दिया, वापस आने नहीं दिया। फिर इंडिया गवर्नमेंट को पता चला कि आखिर मेरा सैनिक गया कहाँ, फिर खोजबीन चालू हुआ, हेलीकॉप्टर से चालू हुआ, तो देखा लोग कि फिर वहां पे घुसपैठिया और पाकिस्तान का सेना वहां पे बहुत मौजूद है। तो वो क्या किया कि उस पे फिर इंडिया ने पाकिस्तान चढ़ाई किया, और चढ़ाई करने के बाद वहां पे मतलब कि धीरे धीरे लड़ाई लड़ते हम लोग, मतलब कि विजय ऑपरेशन के अनुसार वो उस पे हम लोग 26 जुलाई को, शायद 26 जुलाई 1999 को हम लोग उस पे जीत हासिल किए और विजय ऑपरेशन के अनुसार वहां पे हासिल किए। और ये हमारा तीसरा युद्ध था और करीब 60 दिन चला था, 2 माह, और यहीं से हम लोगों का सेशन समाप्त होता है। और चलिए नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। और थोड़ा सा लेट हो गया भाई।